Assalamu alaikum guys, hope you all are well. So this is Dr. Fatma and today we are discussing these points from calculations. So पहला point जो है वो हमारे पास ये है कि 4 ml वॉयल ऑफ 2% लिग्नोकेन, मतलब एक वॉयल है 4 ml की, 1 ml, 2 ml, 3 ml और 4 ml की, ठीक है। इसके अंदर जो है ना 2% स्ट्रेंथ की लिग्नोकेन है। अब क्वेश्चन क्या है कि कंटेन्स हाउ मच लिग्नोकेन, ठीक है। हाउ मच लिग्नोकेन का मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि उसने क्वांटिटी अब पूछी है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें, ठीक है, जो कि इसके अंदर है। वॉल्यूम उसने बता दिया है कि 4 ml है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी उसने बता दी है 2% है। अब क्वांटिटी वो पूछ रहा है, क्वांटिटी होती है मिलीग्राम के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अब याद करनी है या याद रखनी है इसके अंदर वो क्या है कि 100 ml जो है वो इक्वल होता है 2000 मिलीग्राम के। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। कॉन्सेप्ट आपने अपना ठीक रखना है ताकि कोई भी सिनेरियो आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो 100 ml जो है वो उसके अंदर क्या होता है 2000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ml के अंदर कितना होगा 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 ml इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास किसका पूछा गया है 4 ml का, तो हम इसको 4 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ml इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 और 80 mg, ठीक है। तो बेसिक जो है ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है, बाकी कैलकुलेशन सारी की सारी खुद ब खुद हो जाएगी। सो सेकेंड वीडियो जो है वो हमारे पास है कि एक पेशेंट है या एक पर्सन है, उसकी HP है 10, ऑक्सीजन सैचुरेशन है 90%, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 60। तो आपने ऑक्सीजन कंटेंट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है उसका फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट अब वो वैल्यूज कोई भी दे सकता है, तो इसलिए हमें फॉर्मूला जो है वो सबसे पहली चीज अपने माइंड में रखनी है कि HP हम लेंगे ग्राम्स पर डेसीलीटर के अंदर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 के साथ और सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन की वो लिखेंगे, ठीक है। पहला पार्ट ये होगा। अब इसको हमने ऐड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 0.003। ये फॉर्मूला है जो हमने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अब हमारे पास क्या होगी कि इसके अंदर हमने उन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। HP हमारे पास कितनी दी गई है 10, ठीक है। 1.34 कांस्टेंट है, सैचुरेशन हमारे पास है 90%, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना दिया गया है 60, मल्टीप्लाई करना है इसको 0.003 के साथ, ठीक है। तो इसको जब हम ये ऑक्सीजन कंटेंट के लिए है, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.06। एक और बात जहन में रहे कि FCPS के एग्जाम में वहाँ पर कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है, ठीक है, साथ आपको लेकर, क्योंकि FCPS एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो वहीं पर ऊपर कैलकुलेटर शो हो रहा होता है, तो आप इजीली जो है ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.18 होगा और टोटल क्या आएगा 12.24 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट होगा, ठीक हो गया। सो थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि ये वैल्यूज दी गई हैं, इसका हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए होनी चाहिए वो हमने इसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज किस तरह करना है, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मीन्स स्मॉल टू बिग, ठीक है, या फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब बिग टू स्मॉल, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे क्या है 20 दो दफ़ा है तो हम 2 दफ़ा ही लिखेंगे, फिर है 25 और दोबारा 25, उसके बाद 30 और 35, 30 और 35 और 2 दफ़ा है हमारे पास 40, ठीक है। चूँकि उसने हमें मीडियन कैलकुलेट करने को कहा है तो हम ये क्रॉस करते जाएंगे, एक उस साइड से और एक इस साइड से। अब अगर तो सेंटर में हमारे पास सिर्फ एक नंबर बच जाता है तो वही मीडियन है, लेकिन अगर सेंटर में हमारे पास 2 लफ्ज़ बच जाते हैं या 2 डिजिट बच जाते हैं तब हम क्या करेंगे
इनको ऐड करेंगे 30 प्लस 25 और इनको एवरेज लेंगे, मतलब इसका 2 के ऊपर जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 30 और 25 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 27.5 हो जाएगा, ठीक हो गया। 30 40 50 और 55 और इसको 2 पे जब आप डिवाइड करोगे तो 27.5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मीन का भी फॉर्मूला है और मोड का भी है। मोड बेसिकली जो है वो आपके पास, वो भी यहीं पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मोड जो है ना वो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड डिजिट होता है। लेट्स से कि 40 2 दफ़ा आया है या 30 भी यहाँ पर 1 दफ़ा है और 20 भी यहाँ पे 2 दफ़ा है, तो जो उसने वैल्यू दी होगी उसमें से मोस्ट रिपीटेड जो होगी ना वो आपके पास मोड होगी, ठीक है। और मीन जो है उसमें क्या करना होता है कि वो सारी की सारी वैल्यूज को आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देना होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज और टोटल के ऊपर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मजीद आएंगे आपके पास, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि यूरिन कंसंट्रेशन उसने हमारे पास दी है 100, फ्लो रेट है 2 और प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 10। तो हमने क्लियरेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके लिए जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है क्लियरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूरिन फ्लो, मतलब यूरिन की कंसंट्रेशन क्या है, यूरिन का फ्लो क्या है, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, क्लियरेंस के लिए जो है वो CR होता है, कंसंट्रेशन और यूरिन फ्लो के लिए UV और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए P। अब हमने इसमें सिंपली आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए और बाकी जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। यूरिन कंसंट्रेशन क्या है 100, फ्लो रेट यूरिन का क्या है 2, ठीक है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है 10, ठीक है। ये 0 यहाँ गया तो 20 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 जो है इसके अंदर हमने क्लियरेंस कैलकुलेट करनी है। तो क्लियरेंस का फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट नंबर 4 की तरह ही है, UV/P, यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिनरी फ्लो और प्लाज्मा। तो यूरिन कंसंट्रेशन कितनी है 10, यूरिन फ्लो रेट कितना है 20, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है 20। तो ये सिंपली हमारे पास आ गई क्लियरेंस 10, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इसमें उसने जो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं वो है कि ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 60, कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर है 30 और बोमेन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 12। तो GFR जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्मूला है GFR के लिए सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक ऑनकोटिक प्रेशर, और दूसरी तरफ ग्लोमेरुलस का और बोमेन का, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, माइनस हम करेंगे ग्लोमेरुलस का ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, फिर माइनस करेंगे इसमें से बोमेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस बोमेन्स ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। अब जो बोमेन का ऑनकोटिक प्रेशर है ना वो अंडरस्टूड आपने 0 समझना है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 0 ही होता है, ठीक। बाकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 60, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर कितना है, कैपिलरी ऑनकोटिक है, ग्लोमेरुलस का ऑनकोटिक वो 30, माइनस बोमेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 12 18, ये इसका आंसर है। तो अब इसमें मेमोराइज करने वाली चीज़ क्या है, GFR का फॉर्मूला। सो नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमारे पास सिमिलर ही हैं कि एल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में पूछता है, ठीक है। एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है ना बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है वो हमें देखना है कि टाइडल वॉल्यूम, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस। डेड स्पेस होती है कि जो
जहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ एयर या एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता, ठीक है, उसको डेड स्पेस कहते हैं। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 16 से 20 पर मिनट। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल है, एल्वियोलर वेंटिलेशन के। ये इसको डेफिनेशन फॉर्म में भी पूछ सकता है कि डेड स्पेस माइनस टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट्स और ब्रेथ्स पर मिनट इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन, या फिर ये थ्योरी फॉर्म में डेफिनेशन और फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या इसकी कैलकुलेशन भी आ सकती है जो कि नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के अंदर है। तो वो कहता है कि कैलकुलेट करनी है आपने एल्वियोलर वेंटिलेशन, जबकि टाइडल वॉल्यूम है 500। सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। टाइडल वॉल्यूम 500 है और ये कांस्टेंट है, तो ये 150 इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, 150 है। मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट जो उसने दिया होगा 10 दिया है, तो 50 माइनस 500 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 350 इंटू 10 होगा 3500। ये हो गई एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 9, वो भी सेम ही है कि पर्सन जो है वो इनहेल कर रहा है 500 ml विद ईच ब्रेथ। इसका मतलब है कि ये हमारे पास उसने दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम सेम 500 और रेस्पिरेटरी रेट है 10, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन कितनी होगी, 3500 होगी। सो पॉइंट नंबर 10 जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है जो 7, 8 और 9 हमने 3 पॉइंट्स किए थे उससे, एक्सेप्ट के इसने यहाँ पर हमें डेड स्पेस खुद दे दिया है जो कि 100 है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एल्वियोलर वेंटिलेशन किसके इक्वल होता है, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 350, डेड स्पेस है 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 और रेस्पिरेटरी रेट कितना है 18 है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4500 ml पर मिनट। ये लीटर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। लीटर्स में आपको पता है कि 1000 ml होता है 1 के अंदर, तो हम इसको 1 2 3 4, ठीक है, 3 जीरोस जो है ना 3 पॉइंट्स हम इसको मूव कर देंगे, तो 4.5 लीटर्स पर मिनट हो जाएगा आंसर। सो पॉइंट नंबर 11 जो है वो हमारे पास है कि हमने कैलकुलेट करना है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को, जबकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है और एक्सक्रीटेड एल्वियोलर कंसेंट्रेशन जो है वो 30 है। तो सबसे पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, PaCO2 में क्या डिफरेंस है और PeCO2 जो है वो क्या है। तो बेसिकली जो PaCO2 है ना वो है हमारे पास आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, जो कि हम ABG से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और PE जो है उसका मतलब है हमारे पास, इसको आप एक्सक्रीटेड एल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड कह लें या फिर एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का मीन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली PE हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मीन एक्सपायर्ड CO2 होता है, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि आर्टीरियल जो है वो A से है और E वाला जो है वो हमारे पास एक्सपायर्ड है। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट चीज उसने हमसे पूछी क्या है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को कैलकुलेट करना है VD/VT। इसके लिए हमें ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए जो है PaCO2 माइनस PeCO2 डिवाइडेड बाय PaCO2, ठीक है। अब वैल्यूज अगर पुट करें इसके अंदर, PaCO2 हमारे पास कितना है 45 और PeCO2 कितना है 30 और फिर PaCO2 कितना है 45, ठीक है। तो 30 में से अगर हम 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 होगा और ओवर 45, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.33, ठीक है। ये है हमारे पास VD/VT और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 12, इसके अंदर हमारे पास तो कहता है कि PCO2 पार्शियल प्रेशर जो है ना PCO2 कर लें या आप इसको PaCO2 कर लें, ठीक है। ये सी लेवल के ऊपर है 48% और ऑक्सीजन की जो है वो सी लेवल के ऊपर क्या होगी। तो इसके ऊपर भी सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना होगा। फॉर्मूला किस तरह से है, PaO2 इज इक्वल टू जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, FiO2
इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये FiO2 का फॉर्मूला आपने अगर पहले पढ़ा हो तो फाइनल ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.21 और 21% एट रूम एयर, ठीक है। फिर जिस तरह से टेम्परेचर चेंज होगा, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, उसी तरह से फिर इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो FiO2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वाटर का, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल P80, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी आप सबको ही पता है 760 mmHg होता है एट सी लेवल के ऊपर। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ही सी लेवल से रिलेटेड है तो हम वही वाली वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है। और PH2O जो है ना वो बेसिकली होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं PH2O को कि ये वेपर प्रेशर है इन एल्वियोलस के अंदर, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 47 mmHg मोस्टली एट 37 टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल होता है, तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू 47 होती है, ठीक है। अब इसको हमने माइनस करना है PaCO2 जो कि पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का और रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होती है 0.8। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी हम यहीं नीचे लिखते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट है 0.8, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि आप बेहतर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। सो FiO2 हमारे पास कितनी है, हमने यहाँ पर लिखी है कि 0.21 होती है, ठीक है। तो 0.21 वहीं पे सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। एटमॉस्फेरिक कितना है 760 mmHg माइनस वाटर से रिलेटेड जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर वो कितना है 47, ठीक है। PaO2 उसने हमें कितना दिया हुआ है 48%, ठीक है। और रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है 0.8, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा ऑलमोस्ट 89.3, जिसको राउंड ऑफ करके 90 बना दिया गया है और यही आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 है हमारे पास, ये बिल्कुल पॉइंट नंबर 12 की तरह ही है, ठीक है। सिर्फ फर्क इसके अंदर क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम 760 ले रहे थे कांस्टेंट, वो इसने चेंज करके 640 दे दिया है, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला होगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अगर PO2 हुआ तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये PaO2 भी सेम ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो FiO2 हमें पता है कि 21% या फिर 0.21 होती है। एटमॉस्फेरिक उसने हमें दे दिया है 640 है, ठीक है। वाटर का जो है वो भी हमें कांस्टेंट याद रखना है कि 47 है। PCO2 जो है वो यहाँ पे हमें 34 दी गई है। रेस्पिरेटरी कोशेंट भी हमें याद ही रखना है, कभी कभी गिवन भी होता है, पिछले में जैसे गिवन नहीं था तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये है 0.8, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा 80, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 14 है। इसमें क्या पूछा गया है कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उसको आपने कैलकुलेट करना है। हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट है, कार्डियक आउटपुट 5.6 लीटर्स है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 160 ml है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। हार्ट रेट आपको पता है कि नॉर्मली हार्ट 1 मिनट के अंदर जितना बीट करता है तो उसको कहते हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास बेसिकली होती है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर जो है वो कितना हार्ट इजेक्ट करता है ब्लड, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और इस ओवरऑल को कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है कि डायस्टली के बाद जो ब्लड वापस रह जाता है, ठीक है। डायस्टली और सिस्टली होती है ना, सिस्टली के अंदर क्या होता है कि इजेक्ट होता है और डायस्टली जो है इसके अंदर ब्लड की फिलिंग होती है, ठीक है। तो अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि डायस्टली जो है जब फिलिंग हो जाती है सारे ब्लड की
तो वो जो टोटल ब्लड होता है उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के सिस्टली के बाद जितना ब्लड रह जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसको इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली होता है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम को ही कह लेंगे। इजेक्शन का जो है उसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि किसके इक्वल, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यहाँ से अब हम स्ट्रोक वॉल्यूम लेंगे क्योंकि वो हमें दिया नहीं है बट हार्ट रेट दिया गया है, कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट है हमारे पास 5.6 लीटर्स है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है ना उसका हम ये है कि पॉइंट से हम इसको बगैर पॉइंट्स के खत्म करेंगे तो हमें पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से 5.6 लीटर 5600 ml होगा। तो ये आ गया है 5600 ml डिवाइडेड बाय हार्ट रेट कितना होगा 70 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, अब इसको हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 80 है डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 160। ठीक है, तो 1/2 जो कि 0.5 होगा। ठीक है, ये है आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 15। इसके अंदर सिस्टोलिक प्रेशर दिया गया है 132, डायस्टोलिक प्रेशर है 66 और मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसके दो तरीके होते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है मीन, ये भी आपको याद करना होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड है हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। इसके अंदर ये होगा कि हमें पल्स प्रेशर अलग से फाइंड आउट करना होगा। पल्स प्रेशर बेसिकली क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मेथड से करते हैं तो सिस्टोलिक है हमारे पास 132, डायस्टोलिक है हमारे पास 66, तो इसकी वैल्यू होगी 66। अब सारी वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक में कितना है 66 प्लस 1/3 पल्स का कितना है 66। ठीक है, सॉरी 1/3 पल्स 1/3 इंटू 66, तो इसको जब आप करोगे तो ये आएगा 22 प्लस 66, ये हो जाएगा हमारे पास 88। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे पास 2/3 डायस्टोलिक का कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 132। ठीक है, इसको प्लस करेंगे 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक कितना है, सॉरी डायस्टोलिक जो है वो 66 है और सिस्टोलिक है 130। इसको भी जब आप सम करेंगे तो हमारे पास आंसर 88 ही आएगा। ठीक है, इसका भी 44 हो जाएगा, इसका भी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44 होगा। ठीक है, 44 और 44 88। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 16 एंड दिस इज अबाउट मैटरनल मॉर्टेलिटी। ठीक है, अब MCQs जो है वो मैटरनल मॉर्टेलिटी से रिलेटेड क्या आते हैं कि एक तो इसका फॉर्मूला आ जाता है, बाय डेफिनेशन आ जाता है। ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसको हम MMR से शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, कितनी डेथ्स हो रही हैं मदर्स की ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 100,000। ठीक है, ये हो गया है MMR का फॉर्मूला। नेक्स्ट एक MCQ जो आता है वो होता है कि पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट अब क्या है कि बर्थ के दौरान जो है ना कितनी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, और स्टिल बर्थ, ये दोनों चीज़ें कि बेबी की बर्थ हुई है बट एट द टाइम ऑफ बर्थ वो ब्रीद नहीं कर रहा है। ठीक है, पेरीनेटल का पीरियड जो है ना वो बेसिकली उसकी बर्थ से थोड़ा देर पहले होता है। ठीक है, और बर्थ होने के बीच वाला जो टाइम होता है ना उसको कहते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना इसको हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, एक ही MCQs जो है वो आता है। दिस इज ऑल अबाउट यू नीड टू नो अबाउट MMR। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास 17 और 18। ठीक है, इनके अंदर पहली चीज़ क्या पूछी गई है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो किस तरह अचीव होती है। ठीक है, कि अगर हम कोई भी एक ड्रग है उसकी हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करना चाहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि जितनी वो एक पेशेंट को पर मिनट में जा रही है वो एक बिल्कुल स्टेडी अमाउंट हो। ठीक है, तो वो किस तरह अचीव होती है, तो इसका आंसर होता है, मतलब ये MCQs में इसी तरह से पूछा जाता है। और इसका आंसर है कि सबसे पहले हमने उसको लोडिंग डोज देनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको मेंटेनेंस डोज देनी है। या आपने अपनी हाउस जॉब के दौरान ये टर्म सुनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हाफ लाइफ जो है ना डोपामीन की है 2 मिनट। तो इसका कांस्टेंट जो लेवल है वो कितनी देर में अचीव होगा। ठीक है, तो या कितने टाइम बाद अचीव होगा। अब किसी भी ड्रग का कांस्टेंट लेवल अचीव करने के लिए उसकी 3 to 4 जो है ना वो हाफ लाइफ गुजर जानी चाहिए। ठीक है, तो 3 to 4 हाफ लाइफ गुजरने के लिए क्या मतलब है कि 3 2 6 और 4 2 8। ठीक है, सॉरी 3 to 4 नहीं, 4 to 5 हाफ लाइफ जो है ना 4 to 5 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो तब जाकर हमारे पास किसी भी ड्रग की एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4 2 8 और 5 2 10, 8 to 10 या ऑन एवरेज 9। ठीक है, आंसर के अंदर 9 है आपका। नेक्स्ट वो जो बात करता है वो कहता है कि थायोपेंटल जो है ना, अब ये वाला MCQs एनेस्थीसिया वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायोपेंटल क्योंकि एक एनेस्थेटिक है तो इसके बारे में बात की गई है कि इसका 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है। किस वजह से, ठीक है, कि इतना शॉर्ट ड्यूरेशन 15 मिनट का क्यों है, क्योंकि ये रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यूज के अंदर जो है ये बहुत रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे पास हाफ लाइफ जो है ना किसी भी ड्रग की है 10 आवर्स लेट्स से। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन आप उसको दे रहे हैं तो स्टेडी स्टेट जो है वो कितने आवर्स के बाद होगी, तो ये मैंने आपको बताया कि 4 to 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद स्टेडी स्टेट अचीव होती है। तो ये होगी 40 या 50 आवर्स, जो भी इसके अंदर होगा। ऑप्शन में अगर 40 है तो आपने 40 को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि इस वाले MCQ के अंदर 40 थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है और डाइजॉक्सिन थेरेपी, उसको CCF के लिए आप डाइजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हो। अब उसको डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ब्लड एनालिसिस पे क्या मिलता है कि डाइजॉक्सिन लेवल जो है वो 4 नैनोग्राम है। ठीक है, हाफ लाइफ उसकी उन्होंने बता दिया 36 आवर्स है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग शुड द डाइजॉक्सिन बी विदहेल्ड सो दैट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल फॉल टू सेफ एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन है ऑफ 1 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, तो 1 होने के लिए इसको कितनी हाफ लाइफ से गुजरना पड़ेगा, तो 4 है, 4 का हाफ होगा तो 2 होगा, 2 का हाफ होगा तो 1 होगा। तो बेसिकली एक हाफ लाइफ ये है, एक हाफ लाइफ ये है, तो 2 हाफ लाइफ में से इसको गुजरना पड़ेगा। एक हाफ लाइफ कितने की है 36 की, तो 2 कितने की होंगी 36 × 2 = 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, थेराप्यूटिकली 1 तक आ जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 19 पॉइंट नंबर। ठीक है, इसके अंदर सिनेरियो एक दिया गया है कि हमने रैपिड फिंगर प्रिक ब्लड टेस्ट किया है DVT को डायग्नोज करने के लिए। तो जो स्टैट्स हमारे पास आए हैं वो ये गिवन है, जो कि मैंने बोर्ड पर भी लिखे हैं। अब सेंसिटिविटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको सेंसिटिविटी का पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है,
सेंसिटिविटी होती है कि अगर ये बेसिकली ट्रू पॉजिटिव्स के लिए होती है कि जो चीज़ आपने जितनी पॉजिटिव कही है या डिजीज की प्रेजेंस बताई है उसकी एक्यूरेसी को बताती है, ठीक है, सेंसिटिविटी बेसिकली, ठीक है। और स्पेसिफिसिटी जो है वो उसकी नेगेटिविटी को बताती है। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे सिर्फ सेंसिटिविटी की बात हुई है तो हम उसी को लेके चलते हैं। तो जो टेबल है वहां पे दिया गया है ट्रू पॉजिटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स। अब ट्रू पॉजिटिव क्या है कि जितने लोगों को डिजीज थी उनको एक्चुअली में, जिन लोगों को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था उनको एक्चुअली में डिजीज थी। और फॉल्स पॉजिटिव क्या है कि इनको पॉजिटिव तो आई डिजीज बट इनको एक्चुअल में नॉट डिजीज्ड, इनको डिजीज नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से ट्रू नेगेटिव्स के जिनको हमने नेगेटिव कहा कि जिनमें डिजीज नहीं है उनमें वाकई डिजीज नहीं थी। और फॉल्स नेगेटिव जो है वो कि जिसको हमने नेगेटिव कंसीडर कर दिया बट वो एक्चुअली में डिजीज थे। अगर आप चाहें तो वीडियो को दोबारा रिपीट पे भी देख सकते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हैं। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 200 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव्स कितने हैं, 20 है, ठीक है, प्लस 20। तो इसको जब हम करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 220 आएगा हमारे पास 0.9। यही इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20 जो है इसमें हमारे पास क्या गिवन है स्टेटमेंट कि 2 ग्रुप्स हैं प्रेग्नेंट वुमेन के, 100 वर्किंग हैं और 110 जो है वो हाउस वाइफ्स हैं। उनमें से 40 वर्किंग वुमेन जो हैं उनके लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, ठीक है, जबकि 21 जो हैं वो लो बर्थ वेट बेबीज़ किनके हैं, हाउस वाइफ्स के हैं, ठीक है। और बाकी आपने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर कर जो है वो ये इस तरह से टेबल बना लेना है। अब वो क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि आपने रिलेटिव रिस्क जो है ना वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव रिस्क और ऑड्स रेशियो, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं। तो रिलेटिव रिस्क जो है वो इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। अब एक चीज़ जो बहुत ध्यान से याद रखनी है कि वो इस डायरेक्शन में ए बी सी और डी इस तरह से आपने मूव करना है, ठीक है। अगर आप ए यहाँ और बी यहाँ लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, 40 है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2.1 आंसर आएगा रिलेटिव रिस्क का। सो नेक्स्ट है हमारे पास के पॉइंट नंबर 21 में हार्ट रेट कहता है कि डबल कर दिया गया है तो कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है कि हार्ट रेट अगर हमारे पास नॉर्मली होता है 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है, हार्ट रेट है 75 बीट्स पर मिनट और कार्डियक साइकिल, एक साइकिल जो है वो कितनी देर में कंप्लीट करता है, 0.8 सेकेंड में। ये आपको याद होना चाहिए। अब हार्ट रेट डबल कर दिया गया है, ठीक है, मतलब कि हार्ट रेट डबल होने से टैकी वाली सिचुएशन आ गई है। तो कार्डियक साइकिल कितनी जल्दी, जाहिर सी बात है जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डियक साइकिल हमारे पास जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ टाइम लगेगा कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में। ये हो जाएगा 0.8 का हाफ 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। जाहिर है अगर हार्ट पंप ज़्यादा कर रहा है, मतलब टैकीकार्डिया हो रहा है, टैकीकार्डिया मीन्स कि हार्ट का पंपिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, जल्दी जल्दी पंप कर रहा है तो एक साइकिल भी वो जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पंपिंग फास्ट होगी उतना जल्दी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जब हार्ट रेट डबल हो जाएगा तो टाइम हाफ लगेगा उसको पूरा होने में। सो दिस इज सेकेंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 22 कि एक पेशेंट है हु इज़ ब्रीदिंग इन अ डीकम्प्रेस्ड चैम्बर जहाँ पे बेरोमेट्रिक प्रेशर 275 है जो कि 1/3 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इस
चेम्बर के अंदर इस प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होगी। सो लेट्स डिकोड इट। तो सबसे पहले है कि हमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन कंटेंट से ही फिर हम मजीद अभी अपनी सेचुरेशन बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास 1/3 ऑफ नॉर्मल, जो कि कितना होता है 760, ठीक है। तो हमें PaO2 भी जो है वो 1/3 ऑफ नॉर्मल चाहिए होगी, और नॉर्मल कितनी होती है 160, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 53। अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम इसको पुट करें तो 53 डिवाइडेड बाय 275, ये ऑलमोस्ट बनता है 0.21, ठीक है। अब हमें तो कंटेंट मिल गया है पॉइंट्स में 0.21, जबकि हमें चाहिए क्या सेचुरेशन, ठीक है। और सेचुरेशन होती है परसेंटेज के अंदर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21% जो है वो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। सो पॉइंट नंबर 23 है जो कैलकुलेशंस का लास्ट पॉइंट है। इसमें वो कहता है कि 60 ईयर ओल्ड मेल है, 70 kg उसका वेट है, टोटल बॉडी वाटर जो है वो उसका 42 है, तो इंटस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है, 60-40-20 का रूल रख के, और आप इसको जो है वो याद भी कर सकते हो, ठीक है। पहले आते हैं कि टोटल बॉडी वाटर जो है कितना होता है, 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ठीक है। और उसमें फिर ICF और ECF भी होगा, ठीक है। ECF जो है वो बेसिकली 60 है, फिर ICF जो है वो 40% है बॉडी वेट का, और ECF जो है 60-40-20 रूल है ना हमारे पास, 60-40-20, तो 20% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो ECF में है। फिर ECF जो है ना जिसका सबसे कम है उसी को ही मजीद डिवाइड होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसी में ही हमारा प्लाज्मा और इंटस्टिशियल आता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली 1/4 होता है ऑफ ECF, और इंटस्टिशियल जो है वो हमारे पास 3/4 होता है ऑफ ECF। अब इसको मेमोराइज करने का तरीका ये है कि इंटस्टिशियल एक बड़ा वर्ड है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो इसके अंदर 3/4 होगा और प्लाज्मा के अंदर जो है वो सिर्फ 1/4 होगा, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेशन के थ्रू भी आप इसको याद कर सकते हैं कि 0.6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 0.4 से मल्टीप्लाई कर लिया, या सिंपली 70 kg के लिए आप वैसे ही याद रख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 42 लीटर्स जो है ना वो टोटल बॉडी वेट में वाटर जो है वो कितना होता है 42 लीटर्स है, ठीक है। और अब इसमें ICF जो है वो 40% है, तो इसका 0.4, जब आप 70 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और ECF जो है वो हमारे पास 14 लीटर्स है। अब 14 को भी आपने 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, यानी कि टोटल इसके जो है वो 4 पार्ट बना लेने हैं, और उसके बाद 3/4 और 1/4 पार्ट है। अब 1/4 पार्ट हमारे पास बेसिकली प्लाज्मा है, ठीक है, और जो 3/4 पार्ट है वो इंटस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। अब 3/4 जो हमारे पास है वो ऑलमोस्ट बनता है 10.5, ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है वो बाकी हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अच्छे से याद करना है, ये काफ़ी दफ़ा MCQs में रिपीट होती हैं। कभी वो इंटस्टिशियल मोस्टली पूछा 70 kg वाले का ही जाता है, कभी इंटस्टिशियल पूछ लेता है, कभी प्लाज्मा पूछ लेता है, कभी ECF पूछ लेता है, कभी ICF पूछ लेता है, सो इट डिपेंड्स। थैंक यू। सो यहाँ पर जो है ना हमारा कंक्लूड हो जाता है कैलकुलेशंस का चैप्टर।